हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम शुरुआत करेंगे प्रस्तावना की। पर उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, जैसे कि हमने आप पढ़ा था अब तक कौन संविधान के बारे में। मैंने पहले भी आपको डिस्कस करा था संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके तहत देश की शासन प्रणाली का वर्णन किया जाता है। यानी कि किसी भी देश का क्या होता है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी के तहत ही क्या करते हैं हम, किसी देश की शासन प्रणाली, किसी देश की शासन प्रणाली का वर्णन संविधान द्वारा किया जाता है। तो देखो, भारत जैसे देश में संविधान सर्वोच्च है। कौन है संविधान सर्वोच्च, ये संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक, वहीं देखो अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है। कौन है, न्यायपालिका। यानी कि संविधान के भी संरक्षक कौन है, न्यायपालिका। वहाँ न्यायपालिका कर सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं भारत जैसे देश में संविधान सर्वोच्च है, तो अमेरिका जैसे देश में कौन है, न्यायपालिका। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्रिटेन जैसे देश में संसद सर्वोच्च है उनका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा लेता है कभी कभी। तो बताइए हमारे देश में कौन सर्वोच्च है, संविधान। अमेरिका में कौन सर्वोच्च है, न्यायपालिका। ब्रिटेन में कौन है, संसद। ये भी फैक्ट मैं आपको बता चुका था। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। किसका है, ये बात कही थी किसने, सर आइवर जैगनिस ने। यानी कि सर आइवर जैगनिस ने ये बात कही थी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। अब एक फैक्चुअल डाटा ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका, यानी कि सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश का है। तो ध्यान रखना, विश्व में प्रथम लिखित संविधान है यूएसए का। किसका है, यूएसए। विश्व में प्रथम लिखित संविधान क्या देखा जाता है बेटे, ठीक। अब आगे की ओर चलते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना पब्लिक उद्देश्य। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का प्रेमबल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रत्येक संविधान जब स्टार्ट होता है उसके प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना उद्देशिका होती है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों, लक्ष्यों और दर्शन का स्पष्ट किया जाता है। यानी कि देखो, कोई भी देश का संविधान होगा, उस देश के प्रारंभ में क्या होगी, उस देश के प्रारंभ में सामान्यतः क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रत्येक देश के संविधान के प्रारंभ में क्या मिलता है, प्रस्तावना देखने को मिलती है। क्या मिलती है, प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्ट, ठीक। और जिसके द्वारा संविधान के ध्यान रखने एक क्वेश्चन में पूछा गया था, मूल उद्देश्य, मूल उद्देश्य, लक्ष्य हमारे कौन कौन से होंगे, वह उसका दर्शन क्या होगा, उनको स्पष्ट करा।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। बताइए मूल उद्देश्य, लक्षण और दर्शनों को कौन स्पष्ट करता है? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, तो आप याद रखना प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः देखने को मिलता है एक प्रस्तावना या उद्देशिका होती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मतलब है मूल उद्देश्य, लक्षण और दर्शन को स्पष्ट करना। अब जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है भारत की, ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई, वह पेश की गई, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कल हमने पढ़ा था ना, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित करा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब समिति बनाई गई थी उद्देश्य प्रस्ताव पर। अभी हम आगे चल कर दिखाऊंगा मैं आपको क्या है हमारा प्रस्तावना। देखो, अब अलग अलग चीज हुए। के एम मुंशी हुए, ऐसा क्वेश्चन आता है एक। के एम मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, हेयर स्कोप, जन्म कुंडली। प्रस्तावना क्या है संविधान की? जन्म कुंडली। ये बात किसने कही थी? के एम मुंशी ने। वहीं आर्नेस्ट वाकर और जस्टिस गजेंद्र गडकरी ने से क्या कहा है? देखो दिखाता हूँ। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में क्या होती है? सामान्यतः एक प्रस्तावना उद्देशिका होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों, लक्ष्यों व दर्शन को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई और पेश की गई। यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है? आधारित है। यही कारण है कि के एम मुंशी ने इसे प्रस्तावना क्या कहा गया है? संविधान की जन्म कुंडली। जबकि आर्नेस्ट वाकर और गजेंद्र गडकरी ने इसको क्या कहा है? संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो के एम मुंशी ने तो कहा कि इसको जन्म कुंडली है संविधान की प्रस्तावना, और अर्नेस्ट वाकर और जस्टिस गडकरी ने क्या कहा था इसे? इस संविधान की क्या है? कुंजी। वहीं एन की पालकी वाला, वहीं एल की पालकी वाला ने प्रस्तावना का कहा गया है संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुभाष कश्यप ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को कहा गया है संविधान की आत्मा किसके द्वारा? सुभाष कश्यप के द्वारा। पहचान पत्र किसके द्वारा कहा गया है प्रस्तावना को? एन के पालकी वाला द्वारा। अर्नेस्ट वाकर और गजेंद्र गडकरी ने कहा गया संविधान की कुंजी, और के एम मुंशी ने क्या कहा है? इसे एक जन्म कुंडली है। अब देखो हमारी संविधान की प्रस्तावना क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। देखो संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दी गई है? प्रस्तावना उद्देशिका। शुरुआत होती है हम भारत के लोग, इंग्लिश में क्या होती है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब पूरी की पूरी शक्ति भारत के लोगों में है, यानी कि सारी शक्ति किसके पास है? भारत के लोगों में। क्योंकि शुरुआती क्या होती है संविधान की? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैं एक शब्द को समझाऊंगा, अभी मैं पहले पढ़ के दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब देखो कितने न्याय का वर्णन करा गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि न्याय कितने हो गए? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितनी होगी? 5। 1 2 3 4 5। प्रतिष्ठा व अवसर की समता ये कितनी होगी? 2। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज कब अपनाया गया था? याद मैंने बताया था कल आपको, 26 नवंबर 1949 को। मिति मार्ग शुल्क सप्तमी, ये भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, से चेंज कर देता है, ऐसे ऑप्शन में घुमा देता है बच्चे को। मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मवर्तित करते हैं। ठीक, इंग्लिश में देखते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रेम्बल। प्रेम्बल उद्देशिका बोलते हैं ना प्रस्तावना। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग
इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखना आपको पढ़ना चाहो तो, मगर अब देखो यहाँ पे जब हमारी ये प्रस्तावना बनी थी तो ये देखो यहाँ पे लिख रहा होगा 1, लिख रहा है ना 1, ये लिख रहा है 2 और यहाँ लिख रहा है 3। जब हमारी ये उद्देशिका बनी थी प्रस्तावना, तब ये 3 वर्ड नहीं थे। कौन कौन से? समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्षता, तीसरा अखंडता। ये बाद में जोड़े गए हैं और ये जोड़े गए किस संविधान संशोधन द्वारा? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये 3 वर्ड जोड़े गए क्रम अनुसार। पहला कौन सा जोड़ा? समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, और तीसरा क्या है? अखंडता। 3 वर्ड जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं। ये पूछ लेगा कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है प्रस्तावना में? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है? 5। कितने प्रकार की समता का जिक्र है? 2। ठीक है, बंधुता का 1 बार जिक्र करा गया है। ठीक है, अब देखो ये भी याद रखना, मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमिति। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने लिख भी रखा आपके सामने 42वें संविधान संशोधन, लिखा ना 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना। 42वें संविधान संशोधन से पहले तो 3 वर्ड थे नहीं। मैं कहा 42वें संविधान संशोधन के बाद में 3 वर्ड कौन कौन से जोड़े गए क्रमानुसार? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अभी एक बात ये नोट करके ध्यान रखना, इसको आगे डिस्कस करेंगे मगर यहीं लिखवा दे रहा हूँ मैं। 42वें संविधान संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, छोटा संविधान मानते हैं 42वें संविधान संशोधन को। ये हम आगे जिक्र करेंगे कि इस 42वें संशोधन द्वारा कितने कितने किस किस चीज़ में संशोधन करे गए थे। मगर देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 वर्ड तो जोड़े गए थे। ये तीनों बहुत पूछता है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। क्या ये जब प्रस्तावना बनी थी थे? नहीं, ये तो बाद में 1976 में जोड़े गए। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या क्वेश्चन है? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इसको पढ़ेंगे हम। अब ये करना, क्या संविधान प्रस्तावना का अंग है? ठीक, ये हमारा चला, यानी कि क्वेश्चन ये है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग बोल सकते हैं? जो प्रस्तावना बनी थी क्या भारतीय संविधान का अंग है या नहीं, इसको लेकर चर्चा हुई। तो सबसे पहले बेरूवाड़ी, बेरूवाड़ी मामला है 1960 का, बेरूवाड़ी वाद 1960। ठीक, इस मामले में न्यायालय ने क्या कहा? इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी कहा, लेकिन ये साथ में ये भी कहा कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है। क्या है? न्यायालय ने क्या कहा? प्रस्तावना क्या है? परिवर्तनीय, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा यह माना यह संविधान का अंग नहीं है। मांगा संविधान का अंग या भाग, और यह भी मानना इसमें संशोधन नहीं हो सकता, चैलेंज भी नहीं हो सकता संशोधन। तो ये बात आई पहले, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग है? तो मैंने बताया बेरूवाड़ी बाद 1960 में न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा ये कुछ नहीं है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है। और साथ में ये भी कहा प्रस्तावना जो है परिवर्तनीय है। एक तो
एक यानी परिवर्तन नहीं तो ये संविधान का अंग नहीं मानना उसे। और ये भी कह दिया कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक, मगर देखो आपने देखा होगा संविधान में संशोधन हुआ नहीं हुआ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ नहीं हुआ। 1976 में क्या करा गया, ये 1960 है, ये अब देखो 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए थे ना अभी, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक कौन सा था, अखंडता। तो देखो इन्हें तो मना कर दिया था पेरुवाड़ीवाद में 1960 में। उससे आगे चलते हैं, उससे आगे चल के एक मामला आता है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत क्वेश्चन आता है ऐसे, केशवानंदी, केशवानंद भारती वाद 1900। देखिए मामला और न्यायालय में आता है। एक तो आपको मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये एक ऐसा मामला है जिसमें अब तक 13 जजों की पीठ, सबसे बड़ी पीठ इसी मामले में बनी थी, 13 जजों की, इससे बड़ी लार्जर बेंच आज तक नहीं बनी, केशवानंदी भारती विवाद 1973 में। अब यहाँ पर न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा जब भी संविधान की भाषा स्पष्ट होगी, उसकी व्याख्या करने में भाषा क्या होगी, अस्पष्ट। जब भी संविधान की भाषा क्या होगी, अस्पष्ट, की सहायता करेगा कौन, सहायता में कौन सहायक होती है, प्रस्तावना। उन्होंने माना कि जब भी, न्यायालय ने ये मान लिया, इसमें प्रस्तावना को महत्व दिया और ये कहा कि जब भी संविधान की भाषा स्पष्ट होगी तो उसकी सहायता, उनकी सहायता कौन करेगी, प्रस्तावना। प्रस्तावना सहायक होगी उसकी व्याख्या करने में, इसलिए उन्होंने प्रस्तावना को अभिन्न माना है, किसका, अभिन्न माना है किसका, संविधान का। प्रस्तावना को इन्होंने संविधान का अभिन्न मान लिया। ठीक, और ये भी कह दिया इसमें संशोधन हो सकता है, क्या कह दिया, संशोधन हो सकता है। बेरूबाडी के मामले को सारे को पलट दिया, उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो ना अंग है, ना ही इसमें संशोधन हो सकता। मगर केशवानंदी भारती वाद में क्या करा गया, 13 जजों की बेंच में 7-6 से फैसला आया था बहुमत के आधार पर। 7 जनों ने कहा कि भैया ये अभिनंग है और इसमें क्या भी हो सकता है, संशोधन। फिर एक कंडीशन लगा दी, मगर आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन। ठीक है, तो केशवानंदी भारती मामले में न्यायालय ने बड़ा महत्व दिया प्रस्तावना को और ये कहा, हाँ संविधान की भाषा जहाँ जहाँ स्पष्ट होगी, जहाँ जहाँ अस्पष्ट होगी, वहाँ वहाँ प्रस्तावना बड़ी सहायता करेगी व्याख्या करने में, इसलिए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग होगा मान लिया गया। और ये भी कहा गया कि इसमें संशोधन हो सकता है, मगर एक कंडीशन लगा दी, आधारभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपके सामने समस्या आ रही होगी, आधारभूत संरचना क्या है, इस कौन सी वाली चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए अब हम इसे पढ़ते हैं, ये बताया मैंने आपको। अब देखो ये पढ़ेंगे, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय ने 19 ने केशवानंदी भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से निर्णय दिया कि संसद संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा संशोधन, कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे उसका क्या खराब हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रस्तावना है किसी में संशोधन कर सकते हो, बस केवल उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए। अब आपके दिमाग में रहोगे बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो खराब नहीं होनी चाहिए। देखिए ये चीज़ आती है बेसिक स्ट्रक्चर। मुकदमा केशवानंदी भारती नाम 1973 का मुकदमा, यानी कि मूलभूत ढांचे के अंतर्गत इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए संविधान की सर्वोच्चता में। आप कोई ऐसा संशोधन नहीं करेंगे संविधान में जिससे संविधान की सर्वोच्चता नष्ट होती हो। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाए थे, गणराज्यात्मक, गणराज्यात्मक लोकतांत्रिक रूप वाली सरकार में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र नहीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संविधान का संघीय चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भारत की संप्रभुता और एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, ये सारे हमारे किस में आते हैं,
बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, मूलभूत ढांचे के। इनको छोड़कर जो मैंने आपको पढ़ाई, ये रहे 8, इन 8 को छोड़ के नीचे है, आप संविधान में किसी भाग में संशोधन कर सकते, ठीक है। तो देखो बेरुवाड़ी में तो मना कर दिया था, मगर केशवानंद भारती मामले में क्या कह दिया, हाँ संशोधन कर सकते हो, और ये प्रस्तावना संविधान का भाग भी है, मगर आप कभी भी मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और ये बता भी दिया, देखो ये चीज़ें मूलभूत ढांचे में, इनमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके, क्या जो हमने वर्ड पढ़े ना, उनको डिस्क्राइब करेंगे, तभी क्वेश्चन आता है। वर्ड पढ़े थे ना हमने अभी, प्रस्तावना उठा लो। प्रस्तावना का एक वर्ड है हम भारत के लोग, उनको पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़, क्या क्या चीज़। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द, जैसे देखो भारत के लोग, इसका मतलब क्या है, हम भारत के लोगों का मतलब है कि यानी कि सारी शक्ति किसमें निहित है, जनता में, ठीक है। इसके यहाँ लिख लेना अपने आप से, अर्थ ये होता है कि सारी शक्ति, एक वर्ड उसके बाद आता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में बोलते हैं सोरवेन, SOVR, OVER, सोरवेन। इसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ बहुत पूछता है। इसका मतलब ये होता है कि भारत अपने अंतिम, यानी कि आंतरिक, भारत आंतरिक व बाह्य मामले, आंतरिक मतलब अंदर वाले, मतलब बाहर वाले मामले, बाह्य का मतलब मामले में किसी भी विदेशी सत्ता, विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। यानी कि भारत को कोई फैसला लेना हो, किसी के साथ मित्रता करनी हो, किसी के साथ संधि करनी हो, वो किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। यानी कि आप कोई फैसला लो तो आपको आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप ले सकते हो अपना फैसला, बिल्कुल, उसे बोलते हो सोरवेन, ठीक है। यानी कि भारत भी क्या है, आंतरिक और बाह्य मामले में किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। उसे मन कर रहा किसी से मित्रता करेगा, किसी से संधि कर लेगा। यानी कि सारी की सारी प्रभुता किसके अंदर है, जनता के अंदर। हमारे यहाँ सारी की सारी प्रभुता किसके अंदर है, जनता के अंदर। एक वर्ड अगला पढ़ेंगे हम, तीसरा, समाजवादी कौन, सोशलिस्ट। इसका क्या मतलब है हमारी प्रस्तावना में, सोशलिस्ट का मतलब होता है भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक। यानी कि समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है बेटे, उत्पादन पे प्रमुख रूप से सरकारी नियंत्रण होता है। किसका, हम ये बोल सकते हैं भारत का जो समाजवाद है, कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। कौन,
लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोकतांत्रिक समाजवाद में, यानी कि समाजवाद में ये होता है बेटे, जितने भी उत्पादन है उन पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारे यहाँ, ठीक। और समाजवाद का मतलब है कि उत्पादन पर क्या कंट्रोल होता है? एक वर्ड होगा, आपने सुना होगा ये, एक वर्ड है सेकुलरिज्म। आजकल आपको सुनने में बहुत आ रहा होगा, इसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भी मिल जाता है देखने को, धर्म निरपेक्ष भी मिल जाता है देखने को, ये है पंथ सेकुलर। इसका मतलब ये है किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, यानी कि भारत देश को कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों को विशेष सम्मान दिया जाता है, समान सम्मान दिया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी धर्म विशेष, धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं, राज धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में है मुस्लिमों के लिए, मगर भारत में देखते हो आप, भारत में तो सेकुलरिज्म है, यानी किसी भी धर्म को कोई राज धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, सभी धर्मों को सम्मान को मिलता है, ठीक है। एक वर्ड है आपका लोकतंत्र, ये तो आप जानते होंगे, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है जनता का शासन। किसका? जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। इसका मतलब आपने देखा होगा, अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, किसकी? अब्राहम लिंकन। ये भी पूछ लेता है, अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दी थी लोकतंत्र की? जन लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन जनता का, कौमा जनता के लिए, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आई थी। बताओ अब्राहम लिंकन की क्या परिभाषा है? तो लोकतंत्र शासन जनता का, जनता के, यानी कि जनता का, जनता के द्वारा चुना गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। भारत में क्या है? लोकतंत्र है। अब देखो ये भी पूछ लेता है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। भारत में कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मैं बताता हूँ लोकतंत्र कैसे। ये पढ़ोगे आप लोकतंत्र। लोक डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष। जो हमारे भारत देश में है, ये वाला हमारे यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंट है, ये क्या होते क्या है। पहले पुराने समय में क्या होता था, सरकार को कोई भी निर्णय लेना होता था
सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे और डायरेक्ट सरकार में भाग लेते थे। ये हो गए लोग, और सीधे तरीके से किससे सरकार में क्या लेते थे, भाग। ठीक। अब यहाँ देखो, जिन देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिन देशों की जनसंख्या क्या है, बहुत ही अधिक है, तो क्या होता है वहाँ पे जनसंख्या जहाँ अधिक होगी, वहाँ लोग जो है डायरेक्ट भाग नहीं लेते, अपना क्या चुनते हैं, प्रतिनिधि। चुनते नहीं चुनते, जैसे आपने विधानसभा से विधायक को चुन रखा है सांसद द्वारा, ठीक है, संसद के लिए सांसद चुन रखा आपने, तो हमने क्या कर चुन रखा, हम अपना प्रतिनिधि। वो प्रतिनिधि ले जाएगा हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, वो किस में भाग लेता है, डायरेक्ट प्रतिनिधि लेता है हमारा कौन, सरकार में भाग। इसलिए हमारा जो लोकतंत्र है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। जिन देशों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है वहाँ पे क्या होते हैं, प्रतिनिधि जो हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि सरकार में भाग लेते हैं। जैसे आपने विधायक चुन लिया, तो विधायक सरकार में भाग ले रहा है, आपके क्षेत्र की समस्या को विधायक ले जाएगा, उसे कहते हैं कौन, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत में कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम पढ़ना लिए। एक वर्ड रह गया लास्ट हमारा, इस और पढ़ लेते हैं, गणराज्य। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, गण रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ है भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। क्या है इसका मतलब, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित, चुना जाएगा निर्वाचन द्वारा, ना कि वंशानुगत। वंशानुगत जानते हो किसे कहते हैं, वंशानुगत मतलब राजा का लड़का ही राजा बनेगा, यहाँ राजा का लड़का ही राजा बनेगा, यानी कि वंश पे वंश चले जा रहा, उसे कहते हैं वंशानुगत। और भारत जैसे देश में वंशानुगत कोई है ही नहीं। यहाँ पे तो क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से हम अपने किसको चुनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। ठीक है, इसलिए कैसा है, गणराज्य। ठीक। अब हम पढ़ेंगे नेशनल सिंबल। देखो अब हमारा टॉपिक क्या है, नेशनल सिंबल। एक जीके का पार्ट है एक तरीके। नेशनल सिंबल उसके बारे में पढ़ते, राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतीक में आपको देखो नेशनल सिंबल। अभी देखो इतना सारा आपको पढ़ना, क्या मेन मेन पढ़ना है हमें, तो इसे बिल्कुल। अब क्या पहले हम पढ़ते हैं कौन हमारा, कौन है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज कौन है हमारा, तिरंगा, सबको पता है इस बात। ठीक। एक तो क्वेश्चन देखो मैं कहाँ से बता रहा हूँ, कैसे कैसे आते हैं। संविधान सभा ने इसे कब चुना था, 22 जुलाई 1947। एक तो इसको नोट करना आपको। ये बताइए तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अब आपको तिरंगा झंडा है दिख रहा होगा, ठीक है, ऊपर केसरी रंग है, बीच में सफ़ेद है, नीचे कौन है, हरा। सही है। अब एक ये आप क्वेश्चन ही आता है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। पहले लंबाई होती है लेंथ, फिर ब्रेथ, दोनों का अनुपात क्या है, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कितनी होती हैं, 24 तिल्ली होती हैं। उनके बीच में कौन होता है, अशोक चक्र के बीच करेंगे, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की और प्रेरणा देता है। ठीक। अब ये जो अशोक चक्र जो है कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में। ये अब हम एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें पढ़ाऊंगा मैं। सारनाथ स्थित एक अशोक स्तंभ है, वहाँ से लिया गया है ये। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है, मध्य में कौन सा, सफ़ेद रंग, सबसे नीचे कौन सा, हरा रंग। ठीक है, ये रहा देखो। मैं आपको कुछ नहीं, उसके बाद में आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, मगर मेन जो मैं बता रहा हूँ क्या है, तो ये है। आज़ादी के बाद सबसे पहली बार किस देश में, विदेश में, विदेश में पहली बार झंडा कहाँ, कौन से देश में फहराया था हमने, ऑस्ट्रेलिया में। तो पहली बार विदेश कौन, यानी कि विदेश का मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या फहराया गया था, झंडा। ठीक है, एक तो ये बहुत मेन। यहाँ से जी के क्वेश्चन आ सकते, तो आ सकते हैं कि पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पे किसने, तेन सिंह नोरगे, एडमंड हिलेरी ने। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, और तो बाकी का आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक। अब देखो, एक ये है, 26 जनवरी 2002
ध्वज संहिता भारत लाया गया। इसमें क्या गया कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने निजी संस्थानों इन संस्थानों में सम्मानित तरीके से वर्ष के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। इससे पहले ध्वजारोहण नहीं कर सकते थे, मगर अब क्या कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट संस्थान हो, शिक्षण संस्थान हो, सम्मानित तरीके से वर्ष के किसी भी दिन, पहले क्या था भैया, राष्ट्रीय दिन पे करते थे ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, पर अब क्या किसी भी दिन हम क्या कर सकते हैं, निजी संस्थान शिक्षण संस्थानों में सम्मानित तरीके से किसी भी ध्वज को ध्वजारोहण कर सकते हैं। देखो ये आता है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक तो। गहरा रंग किसका प्रतीक है, शक्ति और साहस का। सफ़ेद शांति और सत्य का। हरा उर्वरता भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। ध्वज का निर्माण किसने करा था, पिंगली वेकैया। ठीक, ध्वज का आकार 3:2 आयताकार है, 24 तिल्ली हैं। दो तिल्लियों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 15 डिग्री का है। ठीक है, चक्र का रंग जो है कैसा है, वो नीला। ठीक, झंड ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, झंडों का अध्ययन कराता है विक्सोलॉजी। ठीक है, अब देखो कपड़े का झंडा पहली बार किस देश ने बनाया, तो बनाया तो रोम ने। ठीक, अब इसे देखो, इन्होंने तो अपने झंडे में क्या ले रखा, AK-47 राइफल। एक अफ्रीकी देश है मोजाम्बिक, इन्हें AK-47 को राष्ट्रध्वज का स्थान दे रखा। एक देश है साइप्रस, इन्हें अपने भौगोलिक मानचित्र अंकित कर रखा अपने झंडे पे। लीबिया देश है, यहाँ पे बस केवल हरे रंग का झंडा है, उसमें कोई कुछ नहीं हो रहा, बस केवल हरे रंग का प्रयोग करा गया। नेपाल का झंडा देख लेना, चाहे इंटरनेट पर डाल के भी, दो त्रिकोणों का बना हुआ दिखेगा आपको। ठीक, और पहला विश्व में, वर्ल्ड में पहली बार तिरंगे झंडे का प्रयोग करने वाला देश कौन है, नीदरलैंड। ठीक है, तो मेन मेन आपको ये याद रखनी है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का चौड़ाई का अनुपात 3:2, 24 तिल्ली है। कलरों का ध्यान आपको हो गई, बनाने वाले पिंगली वेकैया हैं। ठीक, अब अपनाया गया 24 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। अशोक स्तंभ से चक्र लिया गया है। झंडों का अध्ययन विक्सोलॉजी कहलाता है। पहले कपड़े के झंडे का रोम ने प्रयोग करा था। पहली बार झंडा विश्व में सबसे पहले कौन सा देश लेकर आया, नीदरलैंड। ठीक, AK-47 राइफल जो मोजम्बिक ने बताओ अपना वो बना रखा है। और तो मेन इनमें कोई ऐसी बात है नहीं कि आपको पढ़ना हो, पढ़ना चाहो आप पढ़ लेना, ऐसी जीके के लिए ये मैंने पूरा ही कर दिया। आगे चल, आगे देखो आगे क्या है ये, तेरा अशोक स्तंभ से लिए गए हैं। अब इस अशोक स्तंभ में 4 सिंह होते हैं। कितने सिंह होते हैं, 4 शेर के चिन्ह होते हैं। दिखाई केवल कितने देते हैं, 3। तो सब दिखाई नहीं। सिंह किसका प्रतीक होता है, साहस और निर्भीकता का। ठीक है, अब यहाँ से झंडे भी पूछ लेता है कभी कभार पेपरों में, जीके में। काला झंडा किसका होता है, विरोध प्रदर्शन का। यदि हमें किसी का विरोध करना है तो हम काली पट्टी नहीं बांध लेते हैं, काला झंडा दिखाते हैं। जैसे आए कोई भी मुख्यमंत्री का किसी का हमें विरोध करना होता है तो कौन से झंडे दिखाते हैं, काले झंडे। ये किसका किसका चिन्ह है, विरोध प्रदर्शन का। लाल झंडा दिखाते हैं किसका, खतरे का, या क्रांति का भी है। सफ़ेद झंडा शांति और समर्पण का है। पीला झंडा संक्रामक रोगों का प्रतीक है। आधा झुका हुआ झंडा जब तो राष्ट्रीय शोक का संकेत है, नहीं राष्ट्र में शोक है यदि आधा झुका हुआ झंडा है तो। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा, राष्ट्र में जब विपदा आ जाएगी तो झंडा क्या कर दिया जाएगा, उल्टा। चक्र प्रगति का प्रतीक है। कमल का फूल सभ्यता व संस्कृति का। जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है। सफ़ेद कबूतर भी शांति का प्रतीक है। वहाँ पर काली पट्टी विरोध का संकेत। आंखों पर पट्टी व हाथों में तराजू किसका प्रतीक है, न्याय। इनमें से आपने बहुत सारे पढ़ रखे होंगे, एक दो जो नहीं आपको आते उनको देख लेना। जैसे पीले झंडा नहीं आता होगा आपको, रामक रोगों का प्रतीक। आधा झुका हुआ झंडा आपको पता है, ये राष्ट्रीय शोक है। उल्टा झंडा यानी कि राष्ट्र पे विपदा आ गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको पढ़ लेना। ठीक है, इस बारे में देखो, राष्ट्रीय गान की बात आ गई। राष्ट्रीय गान हमने राष्ट्रीय ध्वज पढ़ लिया, नेशनल फ्लैग। अब आ गया हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, जन गण मन। ये किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में की थी।
रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था जनगण मन बांग्ला भाषा में। ठीक, पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री उसमें पढ़ाऊंगा। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है। यह सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भारत भाग्य विधाता के नामक शीर्षक में प्रकाशित हुआ था पहली बार। राष्ट्रीय काल में कुल कितनी पंक्ति हैं? 13, जिनके गाने का समय कितना है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गानों को गाने का समय कितना है? 52 सेकंड। मगर ध्यान रखना, प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने का समय 20 सेकंड है, याद रखना है। फर्स्ट और लास्ट दोनों पंक्तियों को गाने का समय कितना है? पूरा राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकंड। ठीक, अब देखो, जन मन गण का, इसके राष्ट्रीय गान का आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली ने किसमें अनुवाद करा था? हिंदी में और उर्दू में। ये पूछता फर्स्ट टाइम हिंदी और उर्दू में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है? जनगण मन का राष्ट्रीय गान का आबिद अली। ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को विधानसभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये भी पूछ लेता है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को किसे अपनाया था हमने? राष्ट्रीय गीत कौन हमारा? वंदे मातरम। ठीक, आनंद मंद कौन से उपन्यास उससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। कौन, कैसी भाषा में है ये? संस्कृत भाषा में। ये रहा, यहाँ से क्वेश्चन आता, किस उपन्यास से हुई है इसकी रचना? आनंद मठ। किसने करी? बंकिम चंद्र चटर्जी। अरे पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया कलकत्ते के अधिवेशन में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो गाने का समय क्या है? 1 मिनट 5 सेकंड। अंग्रेजी में अनुवाद करा था अरविंद घोष ने। उर्दू में किसने करा था? हिंदी और उर्दू में आबिद अली ने, और अंग्रेजी में करा था अरविंद घोष ने। नहीं, वो तो राष्ट्रीय गान का था। ये किसका है? राष्ट्रीय गीत का, सॉरी, राष्ट्रीय गीत का उर्दू में करा था कितना? आरिफ मोहम्मद खान। इनको ऐसी नॉलेज के लिए एक बार पढ़ते रहोगे ना तो आपके याद होते चले जाएंगे सारी चीज़ें। अब आते हैं राष्ट्रीय पुष्प कमल। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, नेलोबो न्यूसिपेरा गार्टन। का रासायनिक नाम क्या है? नेल्बो न्यूसिपेरा गार्टन। राष्ट्रीय पुष्प जो है हमारा कमल। ठीक है, पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है, इसके बारे में पढ़ लेना। 3 राज्य हैं, 3 राज्य है जिनका राज्य पुष्प कौन है? कमल। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। और 3 देश हैं, वियतनाम, मकाऊ और मिस्र। इनका ये राष्ट्रीय पुष्प है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पुष्प है ना कमल भारत का, भारत के अलावा 3 देश कौन कौन से हैं? वियतनाम, मकाऊ और मिस्र। इनका भी राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल ही है। और 3 राज्य हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। इनका राज्य पुष्प भी कौन है? कमल है। अब राष्ट्रीय पक्षी पाए जाते हैं मोर। ठीक है, मोर का क्या नाम है? पावो क्रिस्टेसस। ठीक, तो ऐसे याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। और देखो, राष्ट्रीय फल कौन है? आम। आम का ही नाम पूछ लेता। मोनी की फेरा इंडिका, ये इसका नाम है। और आम में क्या क्या मात्रा में, अधिक मात्रा में मिलता है? ए, विटामिन सी, डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फलों का राजा भी किसे कहते हैं? आम को। ठीक है, और आम का पेड़ बांग्लादेश का क्या है? एक राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हमारा? बरगद। फाइकस बैथोलिस। पैगोलोसिस क्या है इसका नाम है? बरगद के पेड़ का। ये बस इतना याद रखना। और ये विशेष है, ये रात में क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। कौन? बरगद का पेड़। राष्ट्रीय पशु के बारे में जानते होंगे, बाघ।
बाघ का नाम याद करने ना, पैंथरा, टाइग्रस, लियनेयस। ठीक। एक ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा है। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया। ठीक। ये राष्ट्रीय खेल, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11-11 खिलाड़ी की टीम। ठीक। और हॉकी में क्या होता है? सफ़ेद रंग का गेंद का वजन कितना होता है? 155 ग्राम। हॉकी स्टिक छड़ी की लंबाई कितनी होती है? 91 सेंटीमीटर। जो आपको, और देखो इन्हीं के मेजर ध्यानचंद, यहाँ से क्वेश्चन आया था 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस। इनके जन्मदिन, इनका जन्म हुआ था 1905 में। इसी दिन 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? खेल दिवस। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त। किस किस पे मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के। मेजर ध्यानचंद का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। बताओ किस राज्य से इनका संबंध है? राष्ट्र नदी गंगा है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय जल जीव हमारा डॉल्फिन है। ठीक। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा कौन है? हाथी। इसलिए क्या, 1992 में एलिफेंट परियोजना आई थी। ये भी बहुत पूछता, हाथी परियोजना कब आई? 92 में। देखो, केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा का राज्य के पशु। और हमारी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका चिन्ह भी कौन है? हाथी का। और अमेरिका की एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, कभी कौन चिन्ह है? हाथी। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और भारत उत्तर प्रदेश में एक पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी, उनका क्या है चुनाव चिन्ह? हाथी। एलिफेंट परियोजना 1992 में आई थी, याद कर लेना। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है, इसको याद रखना, ये भी बहुत पूछता है। 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 में। ठीक। और राष्ट्रीय पंचांग देखो, हमारे राष्ट्रीय पंचांग के महीने यहाँ शुरू होते हैं मार्च से। मार्च वाले को क्या कहते हैं? चैत। अप्रैल वाले को कहते हैं वैशाख। मार्च, अप्रैल, मई, जून, साड़, सावन, जुलाई, अगस्त, भापद। ये ऐसी ऐसी 12 महीने हैं। इन सबको आप पढ़ लेना के तौर पे। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो इस बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से चीज़ें हैं? चलो मैं एक यूपी, अपने उत्तर प्रदेश का पहला हमें देखना है राजकीय पक्षी। राजकीय पुष्प। देखो, राजकीय पक्षी कौन है? सारस। राजकीय पक्षी कौन है? बारहसिंगा। सिंगा।
और राजकीय पुष्प कौन है? पलाश। और ये कौन है? अशोक। उत्तर प्रदेश की स्थापना 50 को हुई। स्थापना दिवस। हम यूपी में रह रहे हैं तो हमें ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। यूपी के रिलेटेड कोई भी पेपर देंगे तो इनसे हमारी जानकारी होनी चाहिए। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। राजकीय पुष्प पलाश का। और राजकीय वृक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश का अशोक। ठीक। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो ये लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।